हेलो बस आज हम लोग देखेंगे पेंडुलम का यूज विद द हेल्प ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इससे पहले हम लोगों ने ये देख लिया है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज कैसे करते हैं हम, और कैसे हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की जगह पे इसका यूज करके इजीली किसी का भी वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं या उस पर बेस्ड प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ये हम लोग एप्लीकेशन देख रहे हैं, और किस पे देखेंगे हम लोग, ये देखेंगे हम लोग पेंडुलम पे। तो पेंडुलम क्या होता है? अगर आप पेंडुलम की बात करेंगे तो पेंडुलम आप लोगों ने देखा होगा कि एक प्रकार से क्या करता है, मोशन करता है, और कुछ इस तरीके से मोशन करता है कि ये एक पॉइंट पे फिक्स होता है और एक धागे से बंधा होता है, और नीचे कोई एम मास का ऑब्जेक्ट उससे लटका होता है। यानी एक रस्सी होती है जिससे एम मास का ऑब्जेक्ट लटका होता है, और वो रस्सी जाके किसी फिक्स पॉइंट से क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है। अब इस एम मास के ऑब्जेक्ट को जब आप क्या करते हैं, फ्रीली छोड़ते हैं, तो ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ध्यान दीजिएगा एम मास का ऑब्जेक्ट है तो इसके ऊपर ग्रेविटी लगेगी, और ये जो पेंडुलम होता है ये क्या करता है, ग्रेविटी के कारण एक बार यहाँ से फिर ये इधर आता है, फिर ये यहाँ से ऐसे होता है। मतलब एक बार देखेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ये एम मास का ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। इस तरीके से मूव करते रहता है। ये आप देखे होंगे अपने जीवन में कभी ना कभी। जैसे मेरे पास ये चाबी है, अभी फ़िलहाल में मैं एज अ पेंडुलम इसको यूज कर रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए ये चाबी है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पे आपको फिक्स करना पड़ेगा, और यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए आपने मान लिया कि ये रस्सी का पार्ट है, स्ट्रिंग है, और यहाँ पे जो चाबी देख रहे हो दैट इज़ द एम मास का ऑब्जेक्ट। अब मैं अगर क्या कर रहा हूँ, इसको अगर मैं ऐसे कर दूँ, जैसे ऐसे मूव करा दूँ, ध्यान दीजिएगा, जब मैं इसको मूव कराऊंगा तो ये क्या होगा, पेंडुलम, चूंकि ये पेंडुलम है नहीं इसलिए उस तरीके से काम नहीं कर रहा है, लेकिन इसका भी वर्किंग कैपेसिटी ऐसे ही होगी। ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे ऐसे मूव करेगा। ठीक है ना। पेंडुलम कॉन्स्टेंटली ऐसे ऐसे क्या करते रहता है, मूव करते रहता है। कई सारी घड़ियाँ आप देखे होंगे तो उसमें पेंडुलम लगा होता है जो हमेशा ऐसे ऐसे मूव करते रहता है हमेशा। ठीक है। उसका कारण क्या है, उसका कारण है ग्रेविटी। तो ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को, इस पॉइंट पे यहाँ पे है, फिर यहाँ से ये थोड़ा सा ऊपर गया ऐसे, फिर ये यहीं पे आया, फिर ये आगे बढ़ा बढ़ा। तो एक चीज़ आप पहले समझेंगे कि मान लीजिएगा ये एम मास का ऑब्जेक्ट, ये रहा फिक्स पॉइंट, और इस फिक्स पॉइंट से लेके यहाँ तक ये रस्सी रही, तो क्या रस्सी की लेंथ में चेंज आ रहा है? नहीं। रस्सी की लेंथ, रस्सी की यदि लेंथ में मान लेता हूँ एल है, तो जब यहाँ पे जाएगा तो भी एल रहेगा, यहाँ पे जाएगा तो भी एल रहेगा। लेकिन डिफरेंस किस बात का आएगा, ध्यान से समझिएगा, डिफरेंस किस बात का आएगा? डिफरेंस इस बात का आएगा कि जब ये यहाँ पे जाएगा तो कुछ हाइट अटेंड करेगा। मतलब ये मान लीजिए न्यूट्रल या ग्राउंड लेवल है, इस ग्राउंड लेवल से जब ये, मतलब ये न्यूट्रल है, यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन जब ये इधर की ओर मूव करेगा तो क्या होगा, ये जो एम मास का ऑब्जेक्ट है इसके अंदर क्या आएगा, हाइट आएगी, यानी हाइट फाइंड आउट करेगा। अच्छा यहाँ से देखते हैं हम लोग, इसको देखते हैं। देखिएगा ये यहाँ पे है, जब ये इधर जाएगा तो क्या होगा, इसके पास कुछ ना कुछ हाइट आएगी, और ये जब हाइट आएगी तो हाइट के थ्रू क्या आएगा, इसके पास कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। फिर जब ये यहाँ पे आ गया तो फिर पोटेंशियल एनर्जी खत्म, क्योंकि हाइट क्या हो गई, खत्म। फिर जब ये इधर जाएगा तो फिर हाइट पाएगा, तो फिर इसके पास क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आएगी। ठीक है। तो ऐसे ही कहानी यहाँ पे बनेगी। ध्यान से समझिएगा, जो जो आपको समझना है, सबसे पहले आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगानी है, और यहाँ से आपको क्या देखना है, यहाँ से आपको चेक करना है कि इसकी, इस पेंडुलम की वेलोसिटी कितनी है। तो मान लीजिए ये यहाँ पे फिक्स पॉइंट ए है, और यहाँ से लेके एम तक की जो लेंथ है वो कितनी है, एल है। मतलब यहाँ से इस पॉइंट तक जो लेंथ है वो क्या है, एल है। ठीक है। अब हो क्या रहा है कि ये एल लेंथ की रस्सी है, और ये जो एम मास का ऑब्जेक्ट है, अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो ये मान लो ये ग्राउंड लेवल है, ध्यान से देखोगे आप, ऑब्जर्व कर पाओगे तो आपको नजर आएगा कि मान लो ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे एकदम ग्राउंड लेवल पे है, तो इस ग्राउंड लेवल से ये क्या कर ले रहा है, कुछ हाइट पे चला जा रहा है कि नहीं चला जा रहा है। यानी मान लेता हूँ यहाँ पे कितनी हाइट इसने अटेंड की है, एच हाइट कर लिया, एच हाइट अटेंड। जब ये एच हाइट यहाँ पे जाके अटेंड कर रहा है तो इस कंडीशन में इसके पास कोई ना कोई क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, होगी। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे इसके पास जब ये यहाँ पे आएगा तो इसके पास कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल। यानी यहाँ पे इसके पास कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी। फिर जब ये यहाँ से यहाँ पे आएगा, जब ये यहाँ से यहाँ पे आएगा, तो एक बात बताइए, तब ये कितना हो जाएगा, तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो ये कितनी पोटेंशियल एनर्जी खर्च करेगा, सर जितना इसने यहाँ पे अटेंड किया है। तो यहाँ पे जितनी इसने पोटेंशियल एनर्जी अटेंड की है उतना ही यहाँ पे आते आते क्या करेगा, खर्च करेगा। यानी वही पोटेंशियल एनर्जी किसके अंदर इंटरचेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के अंदर, है ना। तो अगर मैं इस पॉइंट पे देखूँ, इस पॉइंट पे देखूँ, तो ध्यान से मैं अगर इसको ट्राइंगल के रूप में कन्वर्ट करूँ तो ध्यान दीजिएगा,
मान लीजिए मैं यहाँ से एक ऐसे ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ट्राइंगल ड्रॉ करूँ तो मान लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक्स है, और ये वाली हाइट कौन सी है, तो ये वही हाइट है जो इसने अटेंड की है। तो यहाँ से यहाँ तक मान लेता हूँ कि कितनी हाइट थी, एच, तो यानी यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट है, एच, है ना। ये एक्स है इतना और ये कितना है, एच। और आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए, अगर मैं इस एक्स को और एच को जोड़ दूंगा तो क्या होगा, एल के बराबर ही तो होगा, क्योंकि रस्सी का लेंथ थोड़ी ना चेंज हो रहा है, रस्सी का लेंथ चेंज हो रहा है नहीं। बस मैंने यहाँ पे देखा कि अगर मैं इसके बराबरी पे लेके आऊँ, इस पॉइंट तक मान लेता हूँ, तो इतनी रस्सी एक्स मेरी क्या लाएगी और इतना एच, और ये एच वही हाइट है जिसके थ्रू इसको क्या मिल रही है, मतलब जब ये इधर जा रहा है तो इसी एच हाइट के कारण ये पोटेंशियल एनर्जी पा रहा है। जबकि यहीं पे आने के बाद ये यही एच हाइट है जितना कम करने के बाद इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी के अंदर, ठीक है। तो मान लेता हूँ इस पॉइंट को मैं चेंज करता हूँ, ये ए माना था मैंने, चलो इसको ए रहने दो, और इस पॉइंट पे मैं अगर आता हूँ, इस पॉइंट पे ये रहा ए, चलो ये रहने दो ए, ये मेरा हो जाएगा सी, और ये लेता हूँ मैं डी। सी वाले पॉइंट पे देखूंगा तो किस में है, रेस्ट में है। सी वाले पॉइंट पे क्या है, ये रेस्ट में है, लेकिन जब ये डी पे आएगा तो इसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी। जैसे देखना ध्यान से, अगर मैं इसको पकड़ूँ यहाँ पे, ये रहा, ये ऊपर वाला पॉइंट मान लेता हूँ, ये फिक्स कर दिया मैंने। अब फिर मैं इसको यहाँ से मूव करा रहा हूँ, तो ये जब यहाँ पे जाता है तो यहाँ से जाते 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 क्या हो जाता है, इसके पास एनर्जी जीरो होती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी भर जाती है। फिर जो ही मैं यहाँ से छोड़ूंगा तुरंत मूव करने लगता है कि नहीं करने लगता है। देखो यहाँ पे लाया, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, जो ही यहाँ से छोड़ूंगा क्या करने लगा, ये मूव करने लगा नहीं करने लगा, और ऐसे ही चलते रहता है। जो ही यहाँ पे आएगा काइनेटिक एनर्जी जीरो, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, जो ही छोड़ूंगा क्या होने लगेगा, मोशन करने लगेगा कि नहीं करने लगेगा। यानी इस पॉइंट तक आते आते इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी उस कंडीशन में क्या होगी, कम, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या होगा, जो ही इधर आएगा तो वेलोसिटी यानी इसका जो मोशन क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होने लगी है, क्या होने लगी है, पोटेंशियल एनर्जी आने लगी है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होने लगी है, कम। तो इस पॉइंट पे बॉडी क्या होगी, रेस्ट में होगी, लेकिन यहाँ पे आएगी तो किसी न किसी वेलोसिटी के साथ चलेगी। तो मान लेता हूँ कि यहाँ पे रेस्ट मतलब यू है, और यहाँ पे मान लेता हूँ वी है, ठीक है ना। मैं यू क्यों हमेशा एज्यूम करता हूँ, मैं हमेशा एज्यूम करता हूँ क्योंकि मुझे एक केस पता है कि मान लेता हूँ यहाँ पे रेस्ट आएगा, सपोज ये रेस्ट में ना होता, भाई मान लो यहाँ पे रेस्ट में आ रहा है, यहाँ पे रेस्ट में आ रहा है, तो इस पॉइंट पे मैं अगर मान लेता हूँ यू वेलोसिटी, तो क्या दिक्कत है, कोई ना कोई वेलोसिटी तो होगी ना। तो ऑलवेज हम लोग ये नहीं मानते हैं कि हमेशा इनिशियल रेस्ट, अरे रेस्ट होगा तो यू जीरो हो जाएगा, सीधा मतलब है। नहीं रेस्ट रहा तो इसका मतलब क्या होगा, तब भी काम चल जाएगा। तो दोनों केसेस पॉसिबल हो जाएंगे। और अदरवाइज आप पहले ही रेस्ट मान लोगे तो इस कंडीशन में आप कभी भी जब स्टार्ट करोगे मोशन, तो हमेशा आपको पहले बॉडी को क्या लेना पड़ेगा, रेस्ट। अगर रेस्ट में होगी तभी आप ऑब्जर्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए एज्यूम्पशन के दौरान हम लोग क्या करते हैं, हमेशा यू वेलोसिटी लेके मानते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक कहानी समझ में आ गई होगी, हाँ या ना, बिल्कुल। अब मैं अगर यहाँ पे चेक करूँ, क्या चेक करूँ, अगर मैं चेक करूँ इसके अंदर मोमेंटम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज कितना आया है, ठीक है ना। तो भैया काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे देखूंगा, भाई मुझे क्या पता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार कि अगर यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पे दोनों पॉइंट पे जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, कंजर्व। कहाँ पे, सी और डी पे। तो मैं सी पे भी क्या देखूंगा, सिंपल पोटेंशियल एनर्जी देखूंगा और काइनेटिक एनर्जी चेक करूंगा। फिर यहाँ पे सी और डी पे फिर क्या चेक करूंगा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अगर दोनों का समेशन क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, तो इसका मतलब एनर्जी क्या होगी, कंजर्व। वो तो हर हाल में होना है, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स ले ही नहीं रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे अगर यूज़ करूँगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो क्या होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये होगा कि पोटेंशियल एनर्जी एट सी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट सी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट डी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट डी होगा। पोटेंशियल एनर्जी एच सी पे कितनी है पोटेंशियल एनर्जी, तो एम जी एच है कि नहीं है, एम जी एच होगी, बिल्कुल। एच हाइट ऊपर गई है, ऊपर जाएगी तो प्लस एम जी एच होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एट सी कितनी है, जीरो, भाई 1/2 एम यू स्क्वायर करूँगा कि नहीं करूँगा, क्या पे वेलोसिटी क्या है, यू। तो सिंपल, यहाँ पे मुझे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं, आप समझ पा रहे होगे, ठीक है ना। अब पीई पोटेंशियल एनर्जी एट डी पे पोटेंशियल एनर्जी देखूंगा तब कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बिल्कुल। और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी डी पे, तो वो हो जाएगी 1/2 एम वी स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल सर। अब मैं अगर यहाँ से आगे बढ़ूँ तो क्या होगा, ये एम जी एच ऐसे ही रहेगा, प्लस ये देखो यू की वैल्यू तो जीरो है, क्योंकि सी पे क्या है, जीरो है। तो जब मैं यहाँ पे जीरो रखूँगा तो इसकी कहानी खत्म ना, तो ये क्या हो जाएगा, केवल एम जी एच बचेगा, और इधर क्या बचेगा 1/2
mv²। दैट इम्प्लाइज 1/2 mv² इज इक्वल टू, आ गया मेरे पास mgh। यहाँ से m वही कैंसिल हो गया, 2 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, v² इज इक्वल टू 2gh। आ गया 2gh। फिर से अगर मैं स्क्वायर हटा दूंगा तो अंडर रूट में 2gh आ जाएगा, और 2gh आने का मतलब ये तो पिछला वाला इंक्लाइंड प्लेन वाली कहानी बन गई। लेकिन एक मिनट रुकिए, यहाँ पे हमको h नहीं दिया होगा, हमें तो दिया होगा l ना, हमें रस्सी की लंबाई दी होगी, हमें ये थोड़ी ना बताया होगा कि कितनी हाइट तक गया वो, है या ना। तो रस्सी की लंबाई हमको दी होगी, तो इसका मतलब हमको इस h को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, l में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर हमने l में नहीं कन्वर्ट किया तो फिर क्या होगी दिक्कत। तो अभी आप ध्यान से समझिएगा एक बात और जो आपको समझनी है, ये देखिएगा यहाँ पे आप जब देख पा रहे हो तो यहाँ पे क्या बनेगा, थीटा एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, थीटा एंगल बनेगा। क्योंकि भाई मान लीजिए यहाँ पे एकदम रेफरेंस फ्रेम है, यहाँ से क्या मानूंगा मैं कि यहाँ से जब इधर जा रहा है तो कितना एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, थीटा एंगल। ये भी आपको दिया होगा, थीटा एंगल दिया होगा। आप जो सोच रहे हैं डायरेक्ट इस एक्स और एच को ऐड कर देंगे तो एल आ जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ये जो लिखा गया है वो क्या है, गलत है। हाउ डू यू से दैट कि एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एल, वो तो रेफरेंस है ना, इतना ध्यान दीजिएगा, ये रेफरेंस है, ये रेफरेंस है, तो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। चलिए ठीक है, अभी फिलहाल में आप यही समझिए एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एल। अभी मैं और चीज़ों को सॉर्ट आउट करता हूँ। तो पहली बात तो ये थीटा है, थीटा है तो मुझे इसके और इसके बीच में अगर चाहूँ तो मैं रिलेशन निकाल सकता हूँ, बिल्कुल रिलेशन निकाल सकता हूँ। यहाँ पे मैं अगर रिलेशन निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे पास कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार क्या हो जाएगा मेरे पास, ये वाला पोर्शन हो जाएगा। अच्छा नहीं, ये तो परपेंडिकुलर बनेगा, ये हाइपोटेनस बनेगा और ये बेस बनेगा। तो बेस क्या बन गया मेरा x, और यहाँ पे क्या बन जाएगा हाइपोटेनस यानी l। देखो यार ये रिलेशन अभी सही है, फिलहाल में तुम समझोगे तो ये सही नजर आएगा, क्योंकि x और h को जोड़ूंगा तो मैं l आएगा। फिलहाल में यही लग रहा है, इसी को मान के चलो। कहानी कब चेंज होती है, जब कर्व होता है वो, तभी कर्व नहीं ले रहे हम लोग, सिंगल ले रहे हैं कि ये सिंपल x है और h जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा l। चलो इसी को लेके चलो, ठीक है। मुझे x को भी हटाना पड़ेगा, प्रॉब्लम ये है, तो मैं क्या करूंगा, l को इधर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा l cos थीटा इज इक्वल टू क्या गया x। अब इसी x की वैल्यू कहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, x प्लस एच इज इक्वल टू l है ना, x की वैल्यू रख दूंगा मैं, तो l cos थीटा प्लस h इज इक्वल टू l। l को इधर बुला दूंगा, h को उधर भेज दूंगा, या इसको उधर भेज दो, तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, h इज इक्वल टू आ जाएगा l माइनस एल कॉस थीटा, हो जाएगा। ये हो गया h की वैल्यू, इसको लाके यहाँ पे पुट करो तो v² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2g, और h की जगह पे हो जाएगा l माइनस एल कॉस थीटा। l यहाँ से क्या कर लूँगा, कॉमन कर लूँगा, तो 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। और ये किसकी वैल्यू है, v² की। मैं अगर v की वैल्यू निकालूंगा तो किस में चला जाएगा, अंडर रूट में। तो ये आ गया मेरा वैल्यू, ठीक है। मुझे पता चल गया कि इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी v वो कितनी होगी, यानी इस पॉइंट तक आते आते जो वेलोसिटी होगी कितनी होगी, 2gl 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये किसके थ्रू था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हेल्प से। अगर मैं यहीं पे लगाना चाहूँ किसको, NLM को, तो NLM से भी मैं देखता हूँ कि आता है कि नहीं, और अगर आ जाएगा तो फिर हम कभी भी जीवन में पेंडुलम लेंगे तो हम किसका यूज करेंगे, इसका। क्लियर है, चलिए। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और NLM को लगाने जा रहा हूँ। तो NLM को लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना दिमाग भी लाना पड़ेगा। चलिए दिमाग लेके आते हैं। चलिए मैं मिटा के पुनः एक सेगमेंट बना रहा हूँ, जो जो दिया गया था। बस यहाँ पे एनर्जी का खेल ख़त्म करके मैं फोर्स को ला दूंगा, बस इतना करूँगा। मुझे पता है कि ये फिक्स पॉइंट था, इस फिक्स पॉइंट से L लेंथ की रस्सी थी, इसमें M मास का ऑब्जेक्ट लटका हुआ था। फिर ये यहाँ से कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, M मास का ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे आ गया, और यहाँ से यहाँ तक इसने एंगल कितना क्रिएट किया था, थीटा, ठीक है। आप लोगों ने कल देखा था जब ये इंक्लाइंड प्लेन वाला मैंने लिया था, तो इंक्लाइंड प्लेन में क्या था कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे था। जब मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बना रहा था तो उसमें हमेशा इनिशियल और फाइनल देख रहा था, लेकिन जब मैं NLM लगाने गया तो इस ब्लॉक को कहाँ पे रखा, बीच में, और तब मैंने देखा, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे पेंडुलम की ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से बीच में कोई लेके आऊँगा। बीच का मतलब यहाँ से एक ऐसे रस्सी, मतलब मान लूँगा कि यहाँ से यहाँ तक मोशन करते करते कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। और तब ये क्या कर रहा है, तब ये एंटी क्लॉकवाइज अल्फा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। यानी अभी ये इस पॉइंट से यहाँ तक जाने में कितना एंगल एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, अल्फा।
टोटल कितना था थीटा, अभी कितना लग रहा है अल्फा। हमें पता है 100% यहाँ पे क्या लगेगा, एम मास का ऑब्जेक्ट है तो इस पर कौन सा फोर्स लगेगा mg, इसके अलावा कुछ लगाइएगा भी मत, ठीक है, तो mg लगेगा। अगर मैं mg के कंपोनेंट निकालूं तो क्या बनेगा, मान लीजिए ये यहाँ पे रहा, तो मैं यहाँ से अगर मैं ऐसे इसको ले जाऊँ और यहाँ से ऐसे करूँ तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा, वो एंगल कितना होगा सर, वो अल्फ़ा होगा, कितना होगा अल्फ़ा, बिल्कुल 100% यहाँ पे अल्फ़ा होगा। एक साइड मतलब अगर मैं इस एम जी के कंपोनेंट को देखूँ, मतलब इसके एक्सिस से निकालूँ, मैं इस एम मास के ऑब्जेक्ट के एक्सिस से निकालूंगा तो जो लाइन जाएगी उसके साथ ये एम जी कितना एंगल बना रहा होगा अल्फ़ा, यानी एम जी के कितने कंपोनेंट, दो कंपोनेंट, एक तो ये वाला एक तो ये वाला, तो ये इधर क्या हो जाएगा एम जी कॉस अल्फ़ा और इधर कितना हो जाएगा मेरा एम जी साइन अल्फ़ा, हो गया एम जी साइन अल्फ़ा। इसका मतलब इस साइड में इसको, पहली बात तो ये देखिएगा कि एम जी साइन अल्फ़ा ही जो है इसको किधर मोशन करा रहा है, इधर की ओर, यानी यहाँ से इधर की ओर मोशन कौन करा रहा है एम जी साइन अल्फ़ा, दैट मीन्स दैट इज़ माई मेन फोर्स, मेन फोर्स जो इस पेंडुलम को क्या करा रही है, मोशन करा रही है। दूसरी सर तो ये वाली क्या हो गई, इसको बैलेंस कर दिया किसने, स्ट्रिंग के टेंशन ने, भाई टेंशन ऊपर की ओर होगा कि नहीं होगा, तो ये इस टेंशन ने इस एम जी कॉस अल्फ़ा को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, और बैलेंस करने के कारण इसकी कहानी क्या हो गई, खत्म। तो इसका मतलब इस ब्लॉक के ऊपर केवल एक फोर्स लग रहा है एम जी साइन अल्फ़ा, जिसके कारण ये क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए ये आप भी समझ गए तो थोड़ा सा और समझते हैं। मान लीजिए यहाँ से हमको ये पता चल गया कि मेरे पास फोर्स ये है, ठीक है, फोर्स आ गई, तो मुझे अगर वर्क डन निकालना हो तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, होता है कि नहीं होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, भाई फोर्स पता चल गई कि एम जी साइन अल्फा होती है, अब मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है, मुझे क्या चाहिए डिस्प्लेसमेंट। मैं मान लेता हूँ कि इस फोर्स के कारण मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ बहुत माइनर, मतलब मैं इस फिगर को थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे लेके आता हूँ, और ये रहा एम मास का ऑब्जेक्ट, ये रहा यहाँ पे, और ये मैंने अभी जस्ट लिया था, ये अल्फ़ा लिया था अल्फ़ा, आया ना, बिल्कुल यहाँ पे, और मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि बहुत छोटा सा एंगल और ले रहा हूँ, बहुत छोटा सा एंगल और ले रहा हूँ, ठीक है। भाई हम एंगल हमेशा क्या लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं मजबूरी है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज ही हम लेंगे तभी काम चलेगा। ब्लॉक का मोशन किधर हो रहा है, इधर की ओर, इस चीज़ को समझो पहले, ब्लॉक का मोशन इधर हो रहा है, लेकिन हम जो एंगल लेंगे वो क्या लेंगे, वो क्या लेंगे, बहुत क्या बोलते हैं अपोजिट लेंगे, ठीक है ना, अपोजिट लेंगे। एक बार फिर से समझना, ये पूरा का पूरा अल्फ़ा है, ये पूरा का पूरा क्या है अल्फ़ा है, ये मास का ऑब्जेक्ट है, मैं इसमें बहुत छोटका सा अल्फ़ा ले रहा हूँ, बहुत छोटका सा अल्फ़ा का मतलब बहुत छोटा सा देख रहा हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट इधर से इधर की ओर हो रहा है, तो मैंने मान लिया ये पूरा अल्फ़ा है, मैं इसमें से ये पूरा का पूरा क्या है अल्फ़ा है, पूरा देखोगे तो क्या है थीटा है, इस थीटा का मैं बीच में देख रहा हूँ, मतलब बीच का मतलब नहीं है यहाँ पे, याद रखिएगा, मैं बीचों बीच लेता तो थीटा बाई 2 ले सकता था, लेकिन मैंने कहीं बीच में या मतलब कहीं इस रास्ते के कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे देखा है, तो मैं बहुत छोटका सा अल्फ़ा ले रहा हूँ, टोटल अल्फ़ा है लेकिन मैं छोटका अल्फ़ा ले रहा हूँ, तो डी अल्फ़ा हो गया, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा डी अल्फ़ा, क्या हो गया डी अल्फ़ा। अब अगर ये डी अल्फ़ा का क्या हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है, बहुत छोटा सा एंगल में चेंज हो रहा है, और इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है एम जी साइन अल्फ़ा, तो एम जी साइन अल्फ़ा के कारण जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, बहुत छोटा सा होगा कि नहीं होगा, यानी वो क्या होगा डी एस होगा। तो इसका मतलब इस एम जी साइन अल्फ़ा के कारण बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होने का मतलब छोटा सा काम होगा, यानी अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, एफ इंटू डी एस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बहुत छोटा सा काम हुआ भाई, एम जी साइन अल्फ़ा लगा, बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं देख रहा हूँ कि एम जी साइन क्या बोलते हैं, एम जी साइन अल्फ़ा ने क्या किया हुआ है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया हुआ है, इसके लिए उसने एंगल भी कितना लिया है, बहुत छोटा सा, तो काम भी क्या होगा बहुत छोटा सा, काम निकाल सकता हूँ ना भाई, एनएलएम के अंतर्गत तो आता ही आता है, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एस। अब मैं एफ की वैल्यू रख दूँ तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ की वैल्यू रख दो, तो एफ की वैल्यू एम जी साइन अल्फ़ा हो गया, इंटू डी एस रख दूंगा। अगर मैं इस डी एस की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या मिल जाएगा मुझे, कैसे मिलेगा सर, ये टोटल एल है, मुझे पता है कि अगर मैं देखता हूँ कभी भी तो जो थीटा होता है, आप कभी भी पढ़े होगे, पढ़े हैं ना, देखिएगा यहाँ पे अगर थीटा है और अगर मान लीजिए आर्क है, पढ़े हैं, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, मतलब जो एंगल होता है कोण बराबर क्या पढ़े हैं आप, चाप बराबर चाप बटा त्रिज्या, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, यही पढ़ा है, आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस,
ये आर्क क्या होती है सर, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं आर्क, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है वो क्या कहलाती है मेरी रेडियस, यही होती है ना। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है सर, वो ds है, क्या है ds, और रेडियस क्या है सर, वो रस्सी की लंबाई, तो रस्सी की लंबाई यानी l, यही तो है भाई। इसको ऐसे मुड़ा के ऐसे कर दो, ये रहा सेंटर, सेंटर से यहाँ पे बॉल गई, ठीक है ना, यहाँ पे बॉल है, फिर यहाँ पे बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डी अल्फा, फिर यहाँ पे आ जा रहा है ये, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी ली है मैंने ds, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है l, रस्सी की लंबाई क्या है l, तो थीटा इज इक्वल टू दैट मीन्स यहाँ पे थीटा की जगह पे कितना मैंने लिया है डी अल्फा, तो क्या वैल्यू नजर आई, मिटा दे रहा हूँ मैं अब, डी अल्फा इज इक्वल टू मुझे नजर आ गया ds अपॉन l, हो गया। मुझे किसका मान चाहिए ds का, तो l को इधर कर दूंगा, तो l डी अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ds, हो गया। एल डी अल्फा इज इक्वल टू ds की जगह पे इसको रख दो, तो क्या हो जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फा इंटू ds की जगह पे मैंने डाल दिया एल डी अल्फा, हो गया। तो एम जी साइन अल्फा इंटू एल डी अल्फा, अब इसमें जो कांस्टेंट है उसको क्या कर दो बाहर निकाल दो, तो कौन कौन कांस्टेंट है सर, एम जी है और एल, लंबाई तो हर जगह पूरे में बराबर ही रहेगी, एम मास भी बराबर रहेगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन भी बराबर होगा, तो इसको बाहर कर दो, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या जाएगा एम जी एल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन अल्फा इंटू डी अल्फा, हो गया भाई। ये तो बस छोटका के लिए है, मतलब बहुत छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए है। मुझे कहाँ से कहाँ तक देखना है, पूरे का देखना है कि नहीं देखना है, हाँ या ना, पूरे का देखना है। मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है जब यहाँ पे था, ध्यान से समझेंगे आप, यहाँ पे था, तो इस पोजीशन के साथ इसने कितना एंगल क्रिएट किया हुआ है सर 0। जब मैं इसको यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज घुमाते 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 इस पोजीशन पे लेके गया हूँ, तब मैं जाके टोटल कितना हुआ है थीटा। तो भाई मैं यहाँ पे किसका डिफरेंशिएशन करूंगा, एंगल का ही डिफरेंशिएशन करूंगा। ये एंगल कहाँ से कहाँ तक चलेगा सर, यहाँ पे 0 डिग्री है, और 0 डिग्री से मुझे कितना रोटेट करना है थीटा डिग्री तक, समझ में आ रही बात। तो इसका 0 से कहाँ तक होगा थीटा डिग्री तक, क्लियर है। और डी डब्ल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगा सर, टोटल डिफरेंशिएशन करोगे, मतलब इसका तो करने की जरूरत है, ऑलरेडी हमको पूरा चाहिए ना भाई। डी डब्ल्यू का मतलब क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ही होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। यहाँ पे एम जी एल तो बाहर हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो एम जी एल बाहर, और ये हो जाएगा मेरा 0 डिग्री से कहाँ तक थीटा डिग्री तक, थीटा डिग्री तक हो गया। सॉरी थीटा डिग्री ऊपर रहेगा, सॉरी 0 डिग्री ऊपर रहेगा, थीटा डिग्री नीचे रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास साइन अल्फा इंटू डी अल्फा, ठीक है, हो गया। चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग। तो आगे अगर हम देखेंगे तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन करते ही क्यों है, इंटीग्रेशन का मतलब टोटल निकालते हो। ऐसे छोटका 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 जोड़ेंगे तो टोटल मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा भाई। ऐसे छोटका छोटका निकालेंगे तो पूरा पूरा हो जाएगा ना, ऐसे बहुत सारे छोटके छोटके बना सकते हैं, और इन सभी छोटके छोटकों को जोड़ने के लिए क्या बना हुआ है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन होगा तो डब्ल्यू हो जाएगा इन टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क इज इक्वल टू एम जी एल हो जाएगा, और एम जी एल का मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साइन अल्फा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कॉस अल्फा हो जाता है, और कॉस अल्फा यानी ऊपर 0 डिग्री और यहाँ पे थीटा, क्या हो गया ऊपर 0 डिग्री थीटा। सर ऐसा क्यों किया आपने, समझ में आ रहा है आपको, मुझे क्या करना है थीटा से 0 डिग्री बनाना है ना भाई। देखो यहाँ पे है ना, थीटा से मुझे कहाँ लेके आना है 0 डिग्री पे, यही तो मोशन ऐसे हो रहा है, इसलिए मेरा थीटा नीचे है 0 डिग्री ऊपर है, तो थीटा से मैं 0 डिग्री पे जा रहा हूँ। डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एल, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी इस एंगल के जगह पे मैं पहले अपर लिमिट डालूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 0 डिग्री हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, हो गया कॉस थीटा। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया एम जी एल, और ये क्या हो जाएगा कॉस 0 की वैल्यू क्या हो गई 1 माइनस कॉस थीटा, हो गया। अब यही जो डब्ल्यू है, यही जो काम है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, हाँ या ना, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, यस और नो। क्यों, क्योंकि भैया मोशन कर रहा है ना, तो ये जो काम किया गया काम है वो किसके अंदर इंटरचेंज हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो यही डब्ल्यू किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का इस पॉइंट पे देखूं, इस पॉइंट पे, तो पहले वेलोसिटी कितनी रही होगी u, अब कितनी हो गई v, भाई यहाँ तक देख रहा हूँ ना। तो अगर मैं इसका निकालूंगा तो क्या होगा 1/2 mv², क्योंकि यहाँ पे तो 0 होगा, सिंपल बात है, यहाँ पे क्या होगा 0 होगा, ठीक, यहाँ पे क्या होगा 0, और यहाँ पे जब देखूंगा मैं तो एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा होगा। तो सिर्फ मैंने यहाँ वाला लिया है। अब मैं एम से एम को क्या कर दूंगा काट दूंगा, और 2 को उधर भेज दूंगा, ठीक। तो 2 को जब मैं भेज दूंगा इधर तो क्या हो जाएगा मेरे पास
वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2GL 1 - cos थीटा हो जाएगा। और v की वैल्यू निकालूंगा तो अंडर रूट में वही चीज़ आ गई 2GL 1 - cos थीटा जो मुझे लाना था। तो मैंने इस चीज़ को NLM से भी क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। ठीक है, NLM से भी वही आया जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आया। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि कैसे पेंडुलम पे भी हम जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसको लगा सकते हैं अगर हम NLM ना लगाना चाहें तो। ठीक है, NLM तो एक्ट करेगा ही करेगा, लेकिन अब ये भी एक्ट करेगा। ठीक है तो आपको ये समझ में आ गया होगा, इसलिए आपको ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मान लीजिए आपको ये ऐसे क्वेश्चन देता है तो इसमें क्या क्या डाटा दे देगा तो आप काम कर लोगे। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, आपको लंबाई चाहिए और एंगल चाहिए, मास की ज़रूरत नहीं है। क्या चाहिए आपको, लंबाई, यानी स्ट्रिंग की लंबाई कितनी है और कितना एंगल क्रिएट कर रही है। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी पेंडुलम की क्या दिखा सकते हैं, वेलोसिटी दिखा सकते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो वेलोसिटी होती है वो डिपेंड किस पे कर रही है भाई, लंबाई पे और थीटा पे, यानी बनने वाले कोण पे। तो आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना समझना जरूरी था, तो इतना आपने समझ लिया। ये कॉन्सेप्ट आपका यहीं पे क्या होता है, खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं पावर का। ठीक है, इसको हम लोग यहीं पे डन करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो हम पावर का देखते हैं। चलिए देखते हैं पावर क्या होता है, व्हाट इज पावर। पावर को बोलते हैं हम लोग शक्ति। ठीक है, पावर को हम लोग शक्ति बोलते हैं। ठीक है, सही आ रहा है। चलिए देखिएगा, तो इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं। सिंपली इसके लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या लेते हैं, बेसिक एग्जांपल। मान लीजिए दो दोस्त हैं, पहला है फेवरेट गुरु, दूसरा है कतवारो। ठीक है, ये दोनों सगे दोस्त हैं। ठीक है, इन दोनों गुरु और कतवारू को एक सिंगल काम दिया गया, कहा गया कि देखो यार, मैं देखो 2 टाली ईंटें रखे गए हैं, 2 टाली ईंटा, एक टाली में कितने 2000 ईंट होती हैं, 2000 ईंट। और यहाँ पे भी कतवारू के सामने भी दो, मतलब 2 टाली है ना, तो एक टाली गुरु के सामने रख दिया गया, एक टाली कतवारू के सामने रख दिया गया। ठीक है, 2000 ईंट यहाँ पे, 2000 ईंट यहाँ पे। बोला गया कि ऐसा एक काम करो, दोनों लग जाओ और दोनों के दोनों क्या करो, इन पूरी ईंटों को ढोके क्या कर दो, ऊपर चढ़ा दो। कहाँ पे है, नीचे है, ज़मीन पे है, इसको छत पे चढ़ाना है। ठीक है, क्योंकि 3rd फ्लोर बन रहा है तो वहाँ पे ईंटें चाहिए। ठीक, सिंगल काम है। तो भाई गुरु भी लग गया, कतवारू भी लग गया। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखेंगे तो इनको चढ़ाना कहाँ पे है, ये ग्राउंड लेवल पे है और इनको जाना है कहाँ पे, 10 मीटर ऊपर। 10 मीटर ऊपर इन सभी ईंटों को रखना है। ये सार नो, बिल्कुल। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आप अच्छे से समझिएगा कि जब ये 2000 ईंट है, यहाँ भी 2000 ईंट है, तो इक्वल कहानी बन रही है 2000 ईंट का। पहली बात, डिस्टेंस दोनों को क्या करनी है, सेम ट्रेवल करनी है, हाँ या ना। तो अगर मैं यहाँ पे वर्क डन निकालूं तो वर्क डन कितना होगा सर, मतलब अगर मैं मान लो गुरु का वर्क डन जो निकालता हूँ, वर्क डन ऑफ गुरु एंड वर्क डन ऑफ कतवारू। ठीक है, दोनों क्या इन दोनों का वर्क डन बराबर होगा कि नहीं होगा। लॉजिकली समझो, लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है कि 2000 ईंटों को 10 मीटर ऊपर चढ़ाना है, दोनों के लिए सेम कहानी है ना। अगर ऐसा होता कि 20 मीटर गुरु को करना है, चढ़ाना है, और 10 मीटर केवल कतवारू को चढ़ाना, तब तो नाइंसाफी हो जाएगी। तब तो लग ही रहा है सीधा सीधा कि ज़्यादा काम किसने किया है, गुरु, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, ज़्यादा। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट सेम रखी गई है और नंबर ऑफ जो मतलब काम का जो क्वांटिटी है वो भी क्या रखा है, सेम। इसका मतलब वर्क डन दोनों की क्या होंगे, सेम। इसका मतलब यहाँ पे दोनों ने क्या किया है, काम सेम किया है। तो वर्क डन के बेसिस पे जब यहाँ पे देखोगे, कोई रेफरेंस नहीं लोगे, तब हमको लगेगा कि दोनों ने काम सेम किया है। लेकिन अभी मैं इसमें एक चीज़ को इन्वॉल्व कर दूं, इस वर्क डन के अंदर क्या इन्वॉल्व कर दूं कि ये मैंने बोल दिया कि गुरु ने इस पूरे 2000 ईंटों को 6 घंटे के अंदर ऊपर चढ़ा दिया, गुरु ने। जबकि कतवारू ने इस पूरे 2000 ईंटों को कितने घंटे लिए, 8 घंटे ले लिए ऊपर चढ़ाने में, है ना। यानी 8 घंटे में इसने 2000 ईंटें चढ़ाई और 6 घंटे में यहाँ। काम तो दोनों बराबर कर रहे हैं, लेकिन जो ही मैं टाइम का प्रोस्पेक्टा डालूंगा, आप खुद ऑब्जर्व करिएगा, आप कोई मजदूर है, वही आप लेबर लगाए हुए, एक गुरु एक कतवारू है, 2000 ईंटें 6 घंटे में चढ़ा दे रहा है या 8 घंटे में चढ़ा दे रहा है, तो इसका मतलब आपके माइंड में क्या चलेगा,
आपके माइंड में ये चलेगा कि यार घुरहु जो है वो क्या कर रहा है, ज़्यादा जल्दी काम कर रहा है। क्या कर रहा है, ज़्यादा जल्दी काम कर रहा है, जबकि कतवारू जो है वह ज़्यादा जल्दी नहीं कर पा रहा है, यानी वो स्लो काम कर रहा है। ठीक है, मतलब समझ पा रहे हैं। यानी आप यहाँ पे डालेंगे कि यहाँ पे घुरहु जो है बहुत तेज काम कर रहा है, तेज का मतलब जल्दी कर दिया उसने, और जबकि कतवारू जो है उसने 8 घंटे ले लिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसने स्लो काम किया है, यानी ये उतना तेज काम नहीं कर पा रहा है। ये एसी का बार बार चालू हो रहा है जी। हम कह रहे हैं बार बार एसी लगा नहीं है, तो फिर एसी वाला आवाज़ कहाँ आ रहा है बार बार। कन्फ्यूजन में थे, हम कहे कि कोई छोटा एसी, पॉकेट वाला एसी लेके चल रहा है। चलिए ठीक है, आगे देखिएगा। समझे, हम समझे, थोड़ा देर लगा है। चलिए ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से ये समझ में आया कि जब हम वर्क डन को किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में देखेंगे, तो वर्क डन को टाइम के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हमें फिर एक जानकारी मिलती है। ध्यान से समझिएगा व्हाट आई से। मैंने ये कहा कि जब मैं वर्क डन को देख रहा हूँ सिंपली, तो यहाँ पे लग रहा है वर्क डन बराबर कर रहा है, लेकिन जब मैं टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ तो मुझे एक और इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और इसका मतलब एक और इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि एक और फिजिकल क्वांटिटी, और वो फिजिकल क्वांटिटी है पावर। तो पावर इज नथिंग बट, जब हम वर्क डन को टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि कौन जल्दी काम किया, कौन क्या बोलते हैं स्लो काम किया, कौन फास्ट काम कर रहा है, कौन स्लो काम कर रहा है, लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में कौन इस काम को करने में ज़्यादा समय ले रहा है, कौन इस काम को ज़्यादा करने में कम समय ले रहा है, तो उस कंडीशन में हमको एक और इन्फॉर्मेशन मिलती है, और दैट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड पावर। पावर का मतलब शक्ति। इसका मतलब जो घुरहु है वो शक्तिमान है। ठीक है, यानी इसके पास शक्ति क्या है, ज़्यादा है एज कंपेयर टू कतवारू। ठीक है ना, समझ में आया। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि पावर क्या है। तो पावर इज नथिंग बट, जब वर्क डन को हम टाइम के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो एक और इन्फॉर्मेशन मिलती है, और दैट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड पावर। ठीक है, यानी वहाँ से एक नई फिजिकल क्वांटिटी उत्पन्न होती है। अब ये जो आप वर्क डन निकाल रहे हो वो कैसे, टाइम के रिस्पेक्ट में निकालने का मतलब क्या है कि सर पावर इज इक्वल टू टोटल वर्क, और टोटल वर्क को करने में लगा टोटल टाइम। तो ये क्या बन गई आपकी पावर, यही तो है। टोटल वर्क कितना था, 200 ईंटों को चढ़ाना था, कहाँ पे 10 मीटर ऊपर। टाइम कितना लिया घुरहु ने, 6 घंटे। इसने कितना लिया कतवारू ने, 8 घंटे। तो टाइम के रिस्पेक्ट में देख लिया, गेम इज ओवर, यानी पावर बन गई। पावर को हिंदी में शक्ति बोलते हैं, आप समझ गए। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, जो आप ये निकालते हो दैट इज टाइप ऑफ पावर इज एवरेज पावर, यानी ये एवरेज पावर है। ये क्या है, एवरेज पावर। एवरेज का मतलब क्या है सर, कहाँ है सर एवरेज क्या है। एवरेज का मतलब यार ध्यान से समझिएगा कि एक बंदा जब ये 2000 ईंटें लेके जा रहा है, सपोज कर लो एक बार में 4 ईंटें लेके जा रहा है, ये कौन बोलो, 4 ईंटें लेके जा रहा है, और 4 ईंटें जब लेके जाएगा तो सीढ़ियों से जब मतलब नीचे से जब ऊपर जाएगा तब तक तो काम कर रहा होगा, फिर जब ऊपर से नीचे आएगा तब भी काम कर रहा होगा, नहीं तब तो काम नहीं कर रहा होगा। तो फिर जब नीचे से ऊपर ले जाएगा काम करेगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा काम नहीं कर रहा होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम टोटल वर्क देख रहे हैं, हम जब उस वाले पॉइंट को हटा दे रहे हैं, जब जब काम कर रहा है तब उसको केवल ले रहे हैं। ठीक है ना, तो हमने क्या किया कि जब जब काम किया उसको लिया है, यानी तब मैंने देखा कि टोटल वर्क कितना आया है। समझ में आ रही बात। तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं पूरे फिनोमिना को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, पूरी घटना को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और तब मैं जाके फिर क्या कर रहा हूँ, टाइम के रिस्पेक्ट में उसको देख रहा हूँ। जब मैं पूरी फिनोमिना को लेता हूँ दैट मीन्स क्या होगा मेरा, तब मेरा क्या होगा, एवरेज होगा। एवरेज में हम पूरे फिनोमिना को सबमर्ज करके एक बनाते हैं, क्योंकि एक पॉइंट पे काम हो रहा है, एक पॉइंट पे काम नहीं हो रहा है, एक पॉइंट पे काम हो रहा है, एक पॉइंट पे काम नहीं हो रहा है, ऐसे चल रहा है। तो इसका मतलब जब मैं एवरेज निकाल रहा हूँ तो उसमें मैंने क्या किया, हटाया, किसको हटाया, जिस समय काम नहीं हो रहा है, लेकिन टाइम मुझे लेना पड़ेगा। काम किया ना किया, काम नहीं कर रहा है उस समय, फिर भी वो टाइम चल रहा है ना, टाइम को तो नहीं ना रोक सकते, काम रुका हुआ है लेकिन टाइम नहीं रुका हुआ है, तो टाइम तो लेना पड़ेगा। ओके, दैट इज द गेम ऑफ पावर। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो एवरेज पावर है, क्योंकि पूरे फिनोमिना को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आप किसी एक पर्टिकुलर टाइम के रेफरेंस में नहीं बोल रहे हो कि ये इतने टाइम पे इतना इसने काम किया है, आप पूरे वर्क को देख रहे हो। ठीक है, तो ये एवरेज का कॉन्सेप्ट है। अब कहानी बनती है इंस्टेंटेनियस की, तो जब एवरेज आएगा तो इंस्टेंटेनियस तो दौड़ता हुआ आएगा, 100% श्योरिटी है इसकी। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, अब ध्यान से देखिएगा इसको। अगर मैं बात करूँ
पावर की, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है तात्क्षणिक, तात्क्षणिक शक्ति, इंस्टेंटेनियस पावर। तात्क्षणिक का मतलब जब मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब देख रहा होता हूँ तब उस कंडीशन में मैं देखूंगा तो वो मेरा क्या कहलाएगा? तात्क्षणिक शक्ति। तात्क्षणिक शक्ति का एग्जांपल मैं वैसे ही फ्री फॉल वाले से ले लेता हूँ कि एम मास का ऑब्जेक्ट है, ये एम मास का ऑब्जेक्ट अभी फिलहाल में क्या है? 0 पे है, रेस्ट पे है। जब मैं इसको छोड़ दूंगा और ये नीचे की ओर आएगा तो 1 सेकेंड बाद इसकी स्पीड जो होगी, 1 सेकेंड बाद सपोज कर लो इसने कितना 10 मीटर ट्रैवल कर लिया है। कितना कर लिया है? 10 मीटर। और इसकी स्पीड कितनी हो चुकी है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये इस 1 सेकेंड में इसने कितना ट्रैवल किया? ध्यान दें, 10 मीटर। फिर अगली बार क्या होगा कि 1 सेकेंड बाद इसकी 10 मीटर हो गई, तो अगले 1 सेकेंड बाद जब देखोगे तो ये क्या कर लेगा? यहाँ से यहाँ तक ये 20 मीटर ट्रैवल कर लेगा। यानी अगले सेकेंड में इसकी स्पीड क्या हो चुकी होगी? 20 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लग रहा है जो इसकी स्पीड को हर सेकेंड क्या बढ़ा रहा होगा? 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ा रहा होगा। तो अगले 1 सेकेंड में जब देखोगे तो क्या हो गया? क्या हो गया? 20 मीटर हो गया। यानी यहाँ पे अब फिर देखोगे 1 सेकेंड बाद तो फिर इसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। अब ये कितनी कर लेगा कि अगले 1 सेकेंड में 30 मीटर ट्रैवल कर जाएगा। यानी अगले सेकेंड में जब देखोगे इसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड रहेगी जब ये कहाँ पे? ग्राउंड लेवल पे आके टकराएगा। ठीक है। और यानी 1 सेकेंड में इसने तब यहाँ पे कितना ट्रैवल किया? 30 मीटर। अब मैं अगर इस पूरे फिनोमिना को देखूँ तो अगर मैं इस पूरे ऑब्जर्वेशन को निकाल लूँ, पूरे ऑब्जर्वेशन को, कि इस बॉल ने कितना काम किया, तो इस बॉल ने कितना काम किया है सर? यहाँ पे 10, 20, 30 टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसका? 50। कितना मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है? सॉरी 10, 20, 30, 30, 30, 60 मीटर डिस्प्लेस हुआ है। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा है इसका? सॉरी कौन सा फोर्स लग रहा है? mg, यही लग रहा होगा। मान लो एम मास का ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे mg फोर्स लग रहा होगा। इसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया हुआ है? 60। तो फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सॉरी वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? वो हो जाएगा mg इंटू 60 होगा, हाँ या ना? बिल्कुल। लेकिन मैंने क्या किया? मैंने सर ओवरऑल देखा है, ओवरऑल काम देखा है। और मैं फिर अगर मैं पावर निकालना चाहूँ तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? W/T। टोटल कितना, मतलब टोटल कितना काम किया सर? mg इंटू 60। और टाइम टोटल कितना लगा? 1, 2, 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड यहाँ पे रख दिया। अब मुझे मिल गया पावर। तो ये जो पावर देख रहे हो क्या है? एवरेज है कि नहीं है? बिल्कुल है सर, पूरे फिनोमेना को ऑब्जर्व किया गया है ना। इंस्टेंटेनियस का मतलब, इंस्टेंटेनियस का मतलब कि पर्टिकुलर टाइम ऑफ रेफरेंस पे देखो, 1 सेकंड में, इस 1 सेकंड में देखो, इस 1 सेकंड में कितना है, कितना काम कर रहा है सर? इस 1 सेकंड के अंदर अगर मैं देखूंगा तो ये एम मास का ऑब्जेक्ट जो कर रहा है वो mg इंटू 10 काम कर रहा है इस 1 सेकंड में, है ना। तो इसकी जो पावर होगी वो पावर कितनी होगी सर? यहाँ पे कुछ होगी, बिल्कुल। यानी पावर ऑफ, मान लेता हूँ ये पॉइंट ए है तो ये पावर ऑफ ए। फिर यहाँ पे भी क्या होगा? 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तो mg इंटू 20 हो जाएगा बाई 1। इसका मतलब यहाँ पे पावर pb होगी और यहाँ पे pb यहाँ पे क्या हो जाएगा? pc हो जाएगा। और वो कितना हो जाएगा? mg इंटू 30 होगा। तुम लोग खुद बताओ कहाँ पे काम ज़्यादा हो रहा है सर? यहाँ पे 1 सेकंड में केवल 10 मीटर डिस्प्लेस कर रहा है, यहाँ पे 1 सेकंड के अंदर 20 मीटर डिस्प्लेस कर रहा है, और यहाँ पे 1 सेकंड के अंदर कितना डिस्प्लेस कर जा रहा है? 30 मीटर। अगर काम के रेफरेंस में देखोगे तो इस 1 सेकंड के अंदर ज़्यादा काम हुआ है तो इसका मतलब ज़्यादा पावर लगा है। यहाँ पे 1 सेकंड के अंदर केवल 20 मीटर डिस्प्लेस हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे इसके रेफरेंस में क्या हुआ है? कम काम हुआ है, इसका मतलब कम पावर यूज हुई है। और जबकि यहाँ पे और कम काम हुआ है तो इसका मतलब और पावर कम यूज हुई है। तो अगर मैं पर्टिकुलर टाइम ऑफ रेफरेंस में जब देखता हूँ तब ये क्या कहलाएगा? मेरा इंस्टेंटेनियस पावर कहलाएगा। क्लियर है, हाँ या ना? चलिए ठीक है, वेरी गुड, आपने समझ लिया। इतनी अच्छी बात क्या हो सकती है इससे। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब यही होता है। अब इंस्टेंटेनियस को अगर मैं निकालूं, जैसे कि मान लो यहाँ पे ज़मीनी स्तर पे मैं आता हूँ आसमान से, यहाँ पे मान लीजिए एम मास का ऑब्जेक्ट है, इस एम मास के ऑब्जेक्ट पे मान लीजिए फोर्स लग रहा है F, ठीक है। अब यह फोर्स लग रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मान लेता हूँ कि बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, बहुत छोटू सा डिस्प्लेसमेंट हुआ ds। कितना हुआ है? ds। कितना डिस्प्लेस हुआ? ds। तो काम कितना हुआ सर? तो काम हो गया सर W इज इक्वल टू F इंटू ds। हो गया कि नहीं हो गया? फिर से मैंने एम मास का ऑब्जेक्ट जो है इसको क्या बोलते हैं, एक सीधी रेखा में गति, मतलब सिंपल एक सीधे रास्ते पे रखा, इस पर फोर्स लगाया F फोर्स, और इसके कारण जो डिस्प्लेसमेंट मैंने देखा ds देखा। लेकिन ध्यान देना, जब मैं F फोर्स लगाऊंगा तो कॉन्स्टेंटली उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होते जाएगा। मैं देख रहा हूँ छोटे टाइम पे, तब जाके मैं बोल रहा हूँ ये कि ds डिस्प्लेसमेंट हुआ है। टाइम मैंने क्या लिया है? बहुत छोटा सा। तो बहुत छोटे टाइम में देखूंगा तो बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट होगा। मैं टाइम बढ़ा लूँगा
तो बड़ा डिस्प्लेसमेंट नजर आएगा, क्योंकि एफ फोर्स लगाए तो डिस्प्लेसमेंट तो लेके आएगा ही आएगा। तो टाइम कम लोगे तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा कम होगा। तो मैंने बहुत छोटकू सा टाइम लिया है dt और उस कंडीशन में मैंने देखा है, ठीक है। तो काम कितना हुआ सर, W इज इक्वल टू एफ इंटू डी एस। काम पता है, पावर मिल जाएगी सर। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू होता है मेरा W अपॉन टी, यानी टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। टोटल वर्क कितना हुआ है सर, एफ इंटू डी एस। टाइम कितना लगा है सर, dt कितना लगा है, dt। अब ये देखो ds अपॉन क्या बन गया, dt, और ds अपॉन dt इज इक्वल टू क्या होता है, बताइए, ये होता है वेलोसिटी। यानी क्या बन गया, ये पावर जो है, पावर इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, f इंटू फोर्स इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, बट पावर इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ भाई कि पावर इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट मीन्स नॉट हटाओ, डायरेक्ट डाल दो स्केलर क्वांटिटी। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होता है, स्केलर होता है। ये दोनों कैसे प्रोडक्ट बना रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा पावर को, तो जब डॉट प्रोडक्ट टूटता है तो एफ भी कॉस थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा, एफ भी कॉस थीटा होगा। सेम टू सेम वर्क वाला फिनोमिना यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो देखिए पावर का एक और फॉर्मूला आ गया, ये वाला तो रहेगा ही रहेगा, ये वाला भी आ गया, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर इंस्टेंटेनियस की बात करोगे तो आप क्या लगाओगे, डी पी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, ठीक है ना। छोटकू सा शक्ति छोटके काम में छोटका समय में, ठीक है। आई बात समझ में। तो पावर क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर आप क्या इसका मतलब क्वांटिटी है तो इसका कोई एसआई यूनिट होगा, तो एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, एसआई यूनिट अगर देखूँ मैं तो P इज इक्वल टू क्या है, डब्ल्यू अपॉन टी है। तो डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, जूल होता है ना, जूल, और टाइम का मतलब सेकेंड। तो जूल अपॉन सेकेंड को क्या बोलते हैं हम लोग, वाट, क्या बोल देते हैं, वाट, ठीक है, वाट। और इसको W से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी P का जो यूनिट है, एसआई यूनिट क्या है, वाट है। और आपसे कोई पूछ दिया नॉन एसआई यूनिट क्या होता है इसका, यानी नॉन एसआई यूनिट ऑफ पावर, तो वो क्या होता है, हार्स पावर, हार्स पावर। तो 1 हार्स पावर 1 HP इज इक्वल टू कितना होता है, 746 वाट, ठीक है। तो पावर की कहानी आप लोगों ने समझ ली। हॉर्स पावर में ही आपका जो इंजन उंजन होता है, जो भी मशीन वगैरह होते हैं, उनको हॉर्स पावर के ही थ्रू क्या किया जाता है, मेज़र किया जाता है। जितने भी मोटर आप देखते हो, आपके घर में मोटर लगा होगा, वहाँ पे भी हॉर्स पावर, आधा हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर, ऐसी बातें की जा रही होंगी। पानी वाला जो मोटर है उसके अंदर भी की जा रही होंगी। जब भी आप मोटर वाली कहानी देखोगे तो मोटर की जो शक्ति होती है वो हॉर्स पावर में देखी जाती है, ठीक है। तो आई होप ये पूरा का पूरा पावर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम पावर पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम लोग कॉलिजन के टाइप्स को समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।